नमस्कार बंधुओं, आज प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्य काल के बारे में बात करेंगे। तो मौर्यकालीन केंद्रीय शासन अथवा कौटिल्य की तीर्थ व्यवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो सम्राट था वो कार्य करता था, किस तरीके से मंत्रिमंडल कार्य करती थी, किस तरीके से मंत्रिपरिषद कार्य करती थी और किस प्रकार से कौटिल्य ने जो अधिकारी थे, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, जिनको कि अमात्य कहा जाता था, वे मंत्री या अमात्य कहलाते थे और प्रत्येक विभाग के स्वतंत्र अधिकारी होते थे। उनको तीर्थ नाम दिया है। तो कौटिल्य की ये तीर्थ व्यवस्था ही मौर्य काल के शासकों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अन्य शासकों ने अपनाई थी और साथ ही उसको देख करके दूसरे अन्य क्षेत्रों के राजाओं ने भी इस व्यवस्था को अपनाया था और शासन चलाया था। तो बात करेंगे आज मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो थी वो 3 स्तरों पर विभाजित थी: केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है केंद्रीय शासन के बारे में कि केंद्र स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था थी, और इसी के अंतर्गत बात करेंगे कौटिल्य की तीर्थ व्यवस्था की। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसको कि अनेक मौर्य शासकों ने अपनाया, उसको तीर्थ व्यवस्था नाम दिया गया है। तो ये तीर्थ व्यवस्था क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर केंद्रीय स्तर पर कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं या व्यक्ति थे जो शासन संचालन करते थे। तो सबसे पहले, जब मैंने इससे पहले की व्याख्यान में आपको बताया था कि राज्य के तत्वों के बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत स्पष्ट लिखा है और उसके आधार पर उनको सप्तांग कहा जाता था, यानी 7 अंग राज्य के माने जाते थे। उसमें जो सबसे पहला अंग था वो था राजा या सम्राट या स्वामी, जिसको कि स्वामिन कहा है कौटिल्य ने। राजा जो है वो सर्वशक्तिमान होता था, संप्रभु होता था और राजा वे सभी कार्य करता था जो कि राज्य के लिए आवश्यक थे और प्रत्येक मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा को था। तो राजा शक्तिशाली था, राजा के पास सारे अधिकार थे, वह संप्रभु था। लेकिन इसके बावजूद भी कौटिल्य ये कहता है कि राजा स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, राजा को प्रजापालक की भूमिका में कार्य करना चाहिए। इसलिए मौर्यकालीन शासकों को प्रजापालक भी कहा जाता है। वो स्वयं को प्रजा का पिता मानते थे और उसी तरीके से वो प्रजा का पिता स्वयं को स्वीकार करते थे और वात्सल्य भाव से कार्य करते थे। तो कौटिल्य यहां पर स्पष्ट ये कहता है कि राजा की एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो तमाम शासकीय पदों पर नियुक्ति करेगा, जनता की कल्याण का कार्य करेगा, गुप्तचरों से सूचनाएं प्राप्त करेगा, विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए आदेश जारी करेगा, राज्य में भ्रमण करेगा और ये देखेगा कि हमारी जनता को कोई समस्या तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, और उसके निराकरण का पूरा प्रयास करेगा। तभी राज्य कल्याणकारी राज्य बनेगा और राजा वो आदर्श राजा बन पाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही थी। तो राजा या सम्राट की बहुत बड़ी भूमिका होती थी, वही सर्वे सर्वा होता था। अब राजा अकेले कार्य नहीं कर सकता। कौटिल्य ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि राजा अकेले सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मदद के लिए दूसरे लोग होने चाहिए। अब उसकी मदद के लिए जो बताया गया है उसमें सबसे पहले बताया गया मंत्रण।
या मंत्रिमंडल, जिसको कि अंग्रेजी में कहा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि एक ऐसी संस्था होगी जिसमें जो सदस्य होंगे वे राजा को हर तरीके का परामर्श देंगे, राजा से संबंधित सभी कार्यों को संपादित करेंगे और राजा के समक्ष रखेंगे, लेकिन राजा के द्वारा उन्हें मानना या न मानना ये उसके विवेक पर निर्भर करेगा, वह बाध्य नहीं होगा। अर्थात जो मंत्रिमंडल होगी उसमें 3 या 4 सदस्य होंगे जो राजा को हर तरीके का परामर्श देंगे शासन संचालन हेतु, लेकिन उनके निर्णय को मानना या न मानना ये राजा की इच्छा पर निर्भर करेगा। तो ये संस्था थी जो कि राजा की एक विश्वास पात्र संस्था के रूप में कार्य करती थी। दूसरी जो संस्था बनाई गई थी वो थी मंत्रि परिषद या द स्टेट काउंसिल, जिसको कहा गया था। कौटिल्य ये बिल्कुल स्पष्ट बताता है, जो इतिहासकारों ने अध्ययन किया है उसके आधार पर बताता है कि स्पष्ट व्यवस्था थी जिसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी वो समय समय पर उसको आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा उसके सदस्य किए जा सकते थे। इनके सदस्यों की संख्या 12, 16 अथवा 20 हो सकती थी और ये सभी लोग प्रत्येक विभाग का, राजा इनको एक एक स्वतंत्र विभाग सौंपता था और ये प्रत्येक विभाग का कार्य देखते थे और उसके बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट राजा को देते थे कि किस तरीके से कार्य चल रहा है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है। राजा फिर उनके परामर्श के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार ये निर्णय लेता था कि आगे हमें क्या कार्य करने हैं। तो इस तरीके से एक 3 प्रमुख ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से मौर्य काल में केंद्रीय स्तर पर शासन संचालन करने का कार्य किया था। सबसे पहले राजा आपको बताया, फिर मंत्रिमंडल और फिर मंत्रि परिषद। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस मंत्रि परिषद के जो सदस्य थे उनको अमात्य या मंत्री कहा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये लिखा है, उसने नाम दिया है तीर्थ। ये जो स्वतंत्र विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे इनको तीर्थ कहा जाता था, इसीलिए इस व्यवस्था को तीर्थ व्यवस्था कहा गया है। तो इस तीर्थ व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने 18 प्रमुख तीर्थों का वर्णन किया है, जिसमें ये बताया है कि प्रत्येक स्वतंत्र विभाग को ये देखेंगे और सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। इनमें सबसे पहला जो पद था वो था मंत्री या प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा परामर्शदाता होता था जो सामान्य रूप से प्रत्येक विभाग की जानकारी रखता था और राजा को सूचना देता था और उसके आधार पर राजा जो है वो निर्णय लेता था। इसके बाद दूसरे स्थान पर था पुरोहित। पुरोहित एक तरीके का ऐसा अमात्य या मंत्री था कि वह भी जन कल्याणकारी कार्यों को, धार्मिक कार्यों को और अन्य कार्यों पर नजर रखता था, शासकीय कार्यों पर, और उससे संबंधित परामर्श देता था, राजा को सलाह देता था और वे सारे कार्य इसी के नियंत्रण में किए जाते थे जितने भी कार्य थे। इसके बाद था सेनापति। सेनापति अगला तीर्थ था या अमात्य था या मंत्री था जो सेना का अध्यक्ष होता था। उस समय जो सेना होती थी उसे खासतौर से चतुरंगिणी सेना कहा जाता था, यानी कि गजदल, हैदल, रथदल और पैदल, ये 4 तरीके की सेना उस समय होती थी। तो पूरी की पूरी चतुरंगिणी सेना का एक अधिकारी होता था, एक सबसे बड़ा अधिकारी होता था जिसको कि सेनापति कहते थे, और उसके अंडर में फिर चारों सेनाओं के अलग अलग अधिकारी होते थे जिनको अध्यक्ष कहा जाता था।
और वे अपनी अलग अलग सेना को देखती। जैसे जो हाथियों की सेना थी तो उसको हस्ताध्यक्ष कहा जाता था, या जो रथ दल की सेना थी उसको उसके लिए अलग अध्यक्ष था, जो घोड़ों की सेना थी उसके लिए अलग था, और जो पैदल सेना थी उसके लिए अलग था। और वे सभी लोग जो है वो सेनापति के अंडर में कार्य करते थे। राजा जो है जब भी युद्ध की स्थिति बनती थी तो इस सेनापति को ये आदेश देता था कि युद्ध के लिए तैयारी करनी है, किस तरीके की तैयारी करनी है वो वहां पर निर्णय लेता था, और ये पूरी तैयारी करते थे। और इसके बाद जब युद्ध होता था तो या तो ये सेनापति के द्वारा ही युद्ध लड़ा जाता था, अथवा आवश्यक होने पर राजा भी महासेनापति के रूप में वहां पर युद्ध में जाता था और लड़ाई करता था, युद्ध लड़ता था। इसके बाद देखेंगे युवराज। युवराज जो है वो राजवंश से संबंधित होते थे और इनकी नियुक्ति भी राजा करता था। राजा अपने व्यक्तिगत कार्यों को, व्यक्तिगत का मतलब जो उसके शासन संबंधी कार्य हैं उन कार्यों को सौंपता था इन युवराजों को, और इनसे करवाता था। आवश्यकता होने पर इन्हें परामर्श देता भी था और परामर्श लेता भी था। तो ये जो है वो पूरी की पूरी जो दैनिक कार्यवाही होती थी शासन की, उस कार्यवाही में भाग लेते थे और राजा के निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन खास बात ये थी कि ये जो होते थे वो राजवंश से संबंधित होते थे। इसके बाद देखेंगे समाहर्ता। समाहर्ता जो तीर्थ होता था वो कर संग्राहक का कार्य करता था, यानी कि पूरे राज्य से जो रेवेन्यू, जो राजस्व वसूल किया जाएगा उसकी क्या स्थिति होगी, इसका निर्णय तो राजा लेता था कि कितने प्रतिशत लिया जाएगा, कहां से कैसे लिया जाए, लेकिन वो संग्रह कैसे किया जाएगा, किन अधिकारियों के द्वारा, किन कर्मचारियों के द्वारा संग्रह करवाया जाएगा और उसको राजकोष में जमा किया जाएगा, ये कार्य इसका होता था। इसके बाद होता था सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, यानी राजकोष का यानी खजाने का अध्यक्ष होता था। जो राजकोष होता था, ट्रेजरी होती थी, उसका अध्यक्ष ये था। तो पूरा आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो यहाँ पर रखा जाता था, पूरा रिकॉर्ड। इसके बाद देखेंगे अंतर्वशिका। अंतर्वशिका जो है वो अंतःपुर के यानी राजमहल का तीर्थ होता था, जो राजमहल की पूरी व्यवस्था को देखता था, उसकी हर तरीके की व्यवस्था, उसकी खाद्यान्न की व्यवस्था, उसकी संचालन की व्यवस्था, राज परिवारों के लिए भ्रमण की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, ये अंतर्वशिका तीर्थ के द्वारा की जाती थी। प्रवेष्टा। प्रवेष्टा जो तीर्थ या मंत्री होता था वो फौजदारी संबंधी जितने भी मामले होते थे उन मामलों का निर्णय लेता था। और ये जो फौजदारी संबंधी मुकदमे होते थे इनका निर्णय जो लिया जाता था वो राजा के परामर्श के द्वारा ही लिया जाता था। राजा को बताया जाता था कि ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, राजा फिर निर्देश देता था और उन निर्देशों के आधार पर ये फौजदारी जो तीर्थ होता था या अमात्य होता था वो कार्य करता था। इसके बाद नायक। नायक जो है नगर अधिकारी होते थे। जो विभिन्न नगर थे मौर्य काल में, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे उस समय के, तो इन नगरों की जो व्यवस्था थी वो नायक के हाथ में होती थी। नगर की पूरी स्वच्छता की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था और अन्य प्रकार के संचालन की व्यवस्था है वो नायक के अंडर में होती थी। इसके बाद पौर। पौर जो है, जो राजधानी नगर होता था, खासतौर से पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी, उसकी व्यवस्था देखता था। पूरा का पूरा शासन उसका देखता था कि राजधानी में किस तरीके की व्यवस्था है, क्या उसमें सुधार किए जाने हैं, कौन सी समस्याएं हैं, कैसे निराकरण किया जाना है, ये पूरा का पूरा काम पौर का होता था। इसके बाद कार्यांतक। कार्यांतक जो अमात्य या मंत्री होता था उसका काम होता था विनिर्माण का कार्य देखना, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य देखना, जो उद्योग थे उन उद्योगों को देखना
कि किस तरीके से उद्योग कर रहे हैं, किस उद्योग की स्थापना करने की जरूरत है, कि किसका माल बिक रहा है, किसका नहीं बिक रहा है, सारी की सारी व्यवस्था जो है वो इस कार्यान्वयन तक के अधीन होती थी। इसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष बनाया जाता था और इसका कार्य था मंत्रिपरिषद की जो कार्यवाही है, जिसमें सभी मंत्री या अमात्य या तीर्थ भाग ले रहे हैं, उस कार्यवाही का संचालन कैसे होगा, वहां पर किस तरीके से किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाएगा, वो कब करेगा, किस तरीके से पूरी की पूरी दैनिक शासन की कार्यवाही कैसे चलेगी, ये कार्य देखता था मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, पूरा कार्यवाही का संचालन करता था। इसके बाद देखेंगे अगला जो अमात्यातीत होता था वो था दुर्गपाल। दुर्गपाल को किलेदार हम मान सकते हैं, किलेदार कह सकते हैं आज की भाषा में। तो ये जो किलेदार होता था, इसका कार्य था पूरी किले की सुरक्षा व्यवस्था को देखना। किले उस समय राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, जहां पर सेना रहती थी, सेना प्रशिक्षण लेती थी, सेना पूरी तैयारी करती थी और उसके अंदर राजमहल होता था वहां पर, जिसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी सेना के द्वारा ली जाती थी। तो दुर्गपाल जो होता था वो इस जिम्मेदारी को निभाता था। अगला था दंडपाल। दंडपाल का कार्य था पूरे राज्य के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था को देखना, व्यवस्था शांत रूप से रहे, अनुशासन में रहे, कहीं अनुशासनहीनता नहीं हो, कहीं विद्रोह न हो, कहीं किसी तरीके के झगड़े फसाद न हो। ये पूरा का पूरा काम जो है वो दंडपाल के द्वारा देखा जाता था और ये पुलिस की सहायता से इस पूरे कार्य को करता था। इसके बाद था अन्नपाल। अन्नपाल का काम था पूरा कृषि क्षेत्र का कार्य देखना, अन्न उत्पादन से लेकर भंडारण और उसके वितरण की व्यवस्था देखना और कृषि में किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जाए, किसानों को क्या परामर्श दिया जाए, किसानों की समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, ये सारे के सारे काम जो है वो अन्नपाल के द्वारा किए जाते थे। इसके बाद अगला था प्रशासता। प्रशासता पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसको तीर्थ कहते थे या मंत्री कहते थे। वो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था को देखता था और अधिकारियों की नियुक्ति से करना, छोटे अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनको कार्यभार सौंपना, उनसे कार्य लेना और स्थानांतरण करना इत्यादि, ये सारे कार्य जो है वो इस प्रशासता के अधीन होते थे। इसके बाद एक था दौवारिक। दौवारिक दौवारिक का मतलब था द्वारों की रक्षा करना। अब देखिए उसमें क्या था कि जितने भी नगर होते थे उन नगरों के नगर द्वार हुआ करते थे, जहां पर जो बाहरी व्यक्ति आता था वो बिना परमिशन के, बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकता था। यहां तक कि वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में कि जो गांव थे उन गांवों के भी द्वार हुआ करते थे, ग्राम द्वार। तो गांव में भी दूसरे गांव से जो लोग आएंगे वो तभी आएंगे जब वहां पर जो रक्षक होगा उससे अनुमति लेंगे। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था देखना कि नगरों के द्वारों की व्यवस्था देखना कि सही व्यक्ति प्रवेश कर सके और बाहर जा सकें, जो गलत लोग हैं या जो असामाजिक तत्व हैं वो न आ सकें, पूरी की पूरी व्यवस्था देखना ये दौवारिक का कार्य होता था। कुछ स्थानों पर जो है एक और अधिकारी का नाम मिलता है और उसका नाम है आटविक। वैसे तो ये 18 अधिकारी ही 18 तीर्थ कहलाते थे जिनका कि वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने एक और अधिकारी की बात की है, वो आटविक। आटविक का मतलब होता था जंगलों की रक्षा करने वाला। एक तरीके से जो जंगल होते थे, वन होते थे, उन वनों की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, वो कार्य देखता था। तो इस तरीके से ये सारी की सारी व्यवस्था थी। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि इन तीर्थों के अधीन कुछ और अधिकारी होते थे। सबसे ऊपर तीर्थ, फिर अध्यक्ष, युक्त और उपयुक्त। ये जो अर्थशास्त्र के अंदर हमको मिलते हैं
जो वर्णन मिलता है उसमें ये मिलता है कि जो सबसे बड़ा विभाग का अधिकारी होता था वो तीर्थ कहलाता था। तीर्थ के बाद अध्यक्ष होते थे जो उस विभाग को देखते थे, और इस अध्यक्ष की मदद के लिए युक्त होते थे, युक्त कहलाते थे अधिकारी, और इनकी मदद के लिए उपयुक्त होते थे। तो ये 4 क्रम के अधिकारियों का वर्णन मिलता है। ये 4 क्रम के अधिकारी थे जो कार्य करते थे। स्ट्रैबो जो इतिहासकार है, उस स्ट्रैबो इतिहासकार ने बताया है कि ये जो तीर्थ के अधीन जो अधिकारी होते थे वो न्यायिक कार्य भी करते थे। तो उनको वो कुछ स्थानों पर मजिस्ट्रेट लिखता है कि वो कुछ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो विभिन्न इतिहासकारों ने जो व्याख्या की है, जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर ज्यादातर इतिहासकारों के द्वारा ये 4 पदों की बात कही गई है कि 4 प्रकार के अधिकारी होते थे, और फिर इनकी सहायता के लिए अनेकानेक कर्मचारी होते थे। तो एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम था जो कि ऊर्ध्वाधर क्रम था, नीचे से ऊपर की ओर चलता था और नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर चलता था। तो इसके कारण से व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये था मौर्यकालीन केंद्रीय शासन जो केंद्र स्तर पर चलता था, और किस प्रकार से कौटिल्य की तीर्थ व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताया गया है। 18 प्रमुख तीर्थों का वर्णन अर्थशास्त्र में हमको मिलता है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके लिए हम नए व्याख्यान लाते रहेंगे। अध्ययन करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।